जर्मनी कोई देश नहीं था, यह 39 छोटे छोटे टुकड़ों में बटा हुआ क्या छोटा छोटा राज्य था। सबसे शक्तिशाली राज्य था वह दो था। पहला था प्रसा, दूसरा था ऑस्ट्रिया। भारत था ना, जब आजाद नहीं हुआ था तो आजाद होने से पहले भी वह 552 रियासतों में बटा हुआ था, यानी कह सकते हैं आसान भाषा में कि यह भी टुकड़ों में बटा हुआ था। और लास्ट में सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा इन सभी राज्यों को क्या करा गया, एक मिलाया गया। जो बातों से माना उसे बातों के अनुसार मिलाया गया, और जो राज्य नहीं मान रहे थे उन्हें लातों से मिलाया गया, यानी उनके ऊपर भी आक्रमण किया गया और उसके बाद उसे आपस में मिलाया गया। जय हिंद। आज हम स्टार्ट करेंगे जर्मनी का एकीकरण, और इसमें यह देखा जाएगा कि जर्मनी का एकीकरण कैसे किया गया, इसका नेतृत्व करने वाले कौन थे, कौन कौन से राज्यों को मिला करके एक बनाया गया, और इनको एक करने के लिए कितने युद्ध किए गए, इन सभी चीजों को देखा जाएगा। और यह एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, तो इसको पूरे विस्तार से देखा जाएगा। और हम आपको एक विश्वास दिलाते हैं कि अगर आप इसे पूरा देख लेते हैं तो आपको क्या हो जाएगा, याद हो जाएगा, लिखने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। इसलिए आपको इसको पूरा शुरू से अंत तक देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं, वो रहेगा जर्मनी का एकीकरण। जर्मनी का एकीकरण। अब जर्मनी के एकीकरण के लिए जर्मनी के बारे में बात करें तो जर्मनी शुरुआत में कोई देश नहीं था, बल्कि यह 39 टुकड़ों में क्या हुआ था, बटा हुआ था। यानी कि 39 छोटे छोटे क्या थे, राज्य थे। ठीक है ना। यानी जर्मनी के एकीकरण से अगर कोई पूछे कि जर्मनी के एकीकरण से पहले जर्मनी क्या था, तो जर्मनी कोई देश नहीं था, यह 39 छोटे छोटे टुकड़ों में बटा हुआ क्या छोटा छोटा राज्य था। अब जबकि ये अलग अलग बटे हुए थे, इसलिए यहाँ के हर राज्य के लोग क्या थे, कमजोर थे। कमजोर का मतलब ये है कि अगर हर राज्य अलग अलग है तो वो शक्ति के हिसाब से क्या होंगे, कमजोर होंगे। लेकिन अगर यही सब मिल करके एक हो जाएंगे तो सभी की शक्तियां एक हो जाएंगी, और उन्हें अलग करना क्या हो जाएगा, मुश्किल हो जाएगा, उन्हें हराना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। लेकिन ये जब अलग अलग थे इसलिए बहुत ही क्या थे, कमजोर थे। अब कमजोर होने की वजह से होता क्या था कि जो विदेशी राज्य के जो लोग थे, विदेशी राज्य के लोग वे इनके कार्यों में हस्तक्षेप किया करते थे। हस्तक्षेप करते थे। कार्यों में हस्तक्षेप करने का मतलब ये है कि जो शक्तिशाली राज्य के लोग थे वे लोग इन 39 कमजोर राज्य के लोगों को आगे परेशान किया करते थे। इन्हें व्यापार करने नहीं देते थे, इन्हें व्यापार करने नहीं देते थे, इन्हें उद्योग नहीं करने देते थे, इन्हें उद्योग करने नहीं देते थे, जिसकी वजह से इनकी जो आर्थिक स्थिति होती है, आर्थिक स्थिति वो क्या हो जाती है, खराब हो जाती है, खराब हो जाती है। ये 39 राज्य में तो बटे हुए थे, लेकिन इनकी जो संस्कृति थी, इनकी संस्कृति लगभग समान थी, लगभग समान थी। अब संस्कृति समान थी, लेकिन यहाँ की जो सरकार थी, सरकार वो क्या थी, अलग अलग थी। स्वाभाविक सी बात है कि अगर राज्य अलग अलग है तो वहां की सरकारें भी क्या होंगी, अलग अलग होंगी। इन 39 राज्यों में अगर हम ध्यान दें तो जो सबसे शक्तिशाली राज्य था वह दो था। पहला था प्रसा, दूसरा था ऑस्ट्रिया। ऑस्ट्रिया ये बहुत ज्यादा शक्तिशाली राज्य थे। इतना सब के बाद एक घटना घटित होती है 1789 में, फ्रांसीसी क्रांति। फ्रांसीसी क्रांति। और फ्रांसीसी क्रांति के दौरान यह देखा जाता है कि फ्रांस के जो लोग थे उनमें जो नेतृत्व करता थे वे सभी लोग अपने से साथ में जितने भी लोग थे उन सभी को लेकर के फ्रांस के राजा को वहां से हटा देते हैं, यानी कि राजतंत्र को पूरी तरह से हटा देते हैं,
वहां पे लोकतंत्र स्थापित हो जाता है। तो इस घटना के बाद ये जितने भी लोग थे 39 राज्यों के, सभी के अंदर राष्ट्रवाद की भावनाएं जागृत हो जाती हैं। उनके अंदर भी यह विचार उत्पन्न होने लगता है कि अगर ये फ्रांस के लोग ऐसा कर सकते हैं तो हम लोग भी कर सकते हैं। तो उनको एक करने के लिए सबसे आगे आते हैं प्रसा के प्रधानमंत्री, प्रसा के प्रधानमंत्री बिस्मार्क। बिस्मार्क ये आगे आते हैं और इनका कहना यह था कि हम क्या करेंगे, इन सभी 39 राज्यों को मिलकर के एक देश बनाएंगे जिसका नाम रखा जाएगा जर्मनी। तो ये आगे आते हैं और इनका एक कथन और है कि ये कहते हैं कि अगर हमें जर्मनी को एक करना है तो हमें केवल भाषण एवं प्रस्ताव से ही नहीं हो सकता है। मतलब कि अगर जो केवल हमें बातों से अगर इन सभी राज्यों को एक मिलाना हो तो नहीं हो पाएगा। इसको एक मिलाने के लिए हमें लॉ एवं रक्त नीति अपनाना पड़ जाएगा। मतलब कि जो राज्य बातों से मानेंगे उन्हें बातों के हिसाब से मिलाया जाएगा, और जो बातों से नहीं मानेंगे उनके साथ हम क्या करेंगे, युद्ध करेंगे। ये बिस्मार्क का कथन था। तो ये भी आपको याद करना है। अगर इसी पे देखा जाए तो जो हमारा भारत था ना, जब आजाद नहीं हुआ था, तो आजाद होने से पहले भी वह 552 रियासतों में बटा हुआ था। यानी कह सकते हैं आसान भाषा में कि यह भी टुकड़ों में बटा हुआ था। और लास्ट में सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा इन सभी राज्यों को क्या करा गया, एक मिलाया गया। जो बातों से माना उसे बातों के अनुसार मिलाया गया, और जो राज्य नहीं मान रहे थे उन्हें लातों से मिलाया गया। यानी उनके ऊपर भी आक्रमण किया गया, उसके बाद उसे आपस में मिलाया गया। तो सबको अलग अलग तरीका से मिलाया गया। तो सेम काम बिस्मार्क भी यहाँ पर करते हैं। और सबसे पहले लाया जाता है 1834 में, 1834 में जॉल्वे राइन। जॉल्वे राइन का गठन किया जाता है। इसमें होता क्या है कि इसमें टैक्स को कम करा जाता है, और जब टैक्स कम कर दिया जाता है तो बहुत से लोग इसको देख करके एक होने का विचार प्रकट कर लेते हैं कि अगर टैक्स कम हो रहा है तो हम एक होकर के एक दूसरे के बीच क्या कर सकते हैं, व्यापार कर सकते हैं, उद्योग कर सकते हैं, जिसकी वजह से हमारी आर्थिक स्थिति क्या हो सकती है, सही हो सकती है। तो इसके अनुसार बहुत से राज्य आपस में क्या हो गए, मिल गए। लेकिन कुछ ऐसे भी राज्य थे जो आपस में नहीं मिल पा रहे थे, तो उनको मिलाने के लिए इसमें क्या करा गया, युद्ध किया गया। कौन कौन से युद्ध किए गए, तो 3 युद्ध किए गए। पहला कौन सा, तो डेनमार्क का युद्ध किया गया। कब, तो 1864 में डेनमार्क का युद्ध किया गया। इसमें होता क्या है कि इसमें प्रसा और ऑस्ट्रिया ये दोनों आपस में मिल करके युद्ध करते हैं डेनमार्क के साथ। यानी कि डेनमार्क के ऊपर आक्रमण कर देते हैं, और डेनमार्क के ऊपर आक्रमण कर देते हैं, जिससे डेनमार्क पूरी तरह से पराजित हो जाता है, और पराजित होने के बाद ये इनके साथ मिल जाता है। ठीक है, तो पहला युद्ध याद रखना है, डेनमार्क का युद्ध 1864 में ये युद्ध कर दिया गया। उसके बाद दूसरा युद्ध होता है प्रसा ऑस्ट्रिया के बीच, प्रसा एवं ऑस्ट्रिया के बीच। प्रसा एवं ऑस्ट्रिया के बीच होता है। कब होता है, तो 1866 में, 1866 में। यानी कि यहाँ पर आप यह देख सकते हैं कि जो देश पहले युद्ध में एक साथ मिल करके किसी तीसरे को हराए थे, वही आज आपस में एक दूसरे में क्या कर रहे हैं, लड़ाई कर रहे हैं। कभी कभी इतिहास पढ़ने के दौरान हमें केवल परीक्षा पास करने की दृष्टि से अगर हम पढ़ाई करें तो हमें बहुत कुछ कम समझ में आएगा, लेकिन सीखने की दृष्टि से भी अगर हम देखें तो इससे ये समझ में आ रहा है कि कभी भी जिसके साथ मित्रता करते हैं उसके साथ भी सतर्कता बना के रखनी चाहिए, क्योंकि कभी भी एक मित्र दूसरे मित्र के ऊपर हमला कर सकता है। तो यहाँ पर भी ये दोनों क्या करते हैं, एक दूसरे के बीच युद्ध करते हैं, और युद्ध करने के दौरान जो प्रसा होता है वो ऑस्ट्रिया को हरा देता है,
और ऑस्ट्रिया पराजित हो जाता है, और पराजित होने के बाद ये इसकी क्या हो जाता है, अधीन हो जाता है। और जब अधीन हो जाता है तो जो प्रसा क्या करता है कि उत्तरी उत्तरी जर्मन उत्तरी जर्मन संघ का गठन कर लेता है, यानी उत्तरी जर्मन क्या कर लेता है, बना लेता है। उसके बाद जो थर्ड युद्ध है, तीसरा युद्ध है वो है फ्रांस प्रसा युद्ध। फ्रांस प्रसा युद्ध ये कब होता है, तो ये 1800 से 1871 के बीच होता है, इस दौरान होता है। और इस युद्ध में क्या होता है कि जो प्रसा है वह फ्रांस को पराजित कर देता है, और पराजित करने के बाद दक्षिणी जर्मन को भी आपस में क्या कर लेता है, मिला लेता है। इस दौरान उत्तरी जर्मन और फिर दक्षिणी जर्मन आपस में मिलकर के क्या हो जाते हैं, एक हो जाते हैं, और जर्मनी का एकीकरण पूरी तरह से क्या हो जाता है, पूर्ण हो जाता है। और जब जर्मनी का एकीकरण पूर्ण हो जाता है तो 18 जनवरी 1871 ईस्वी में 71 ईस्वी में फ्रांस के वर्साई के महल में यह घोषणा कर दी जाती है कि पूरा जो जर्मनी था उसका एकीकरण हो चुका है, और वहीं पर एक नया राजा बनाया जाता है, विलियम प्रथम को पूरे जर्मनी का पहला राजा बनाया जाता है। और जो बिस्मार्क है वह पूरे जर्मनी का पहले चांसलर बनते हैं। इस प्रकार जर्मनी का एकीकरण पूरा हो जाता है। आई होप यह पूरा आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट टॉपिक पर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।